अस्सलामुअलैकुम गर्ल्स। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है लिक्विड क्रिस्टल्स। ये लिक्विड्स वाला जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 4 लिक्विड्स एंड सॉलिड्स में लिक्विड्स वाला पोर्शन जो है उसका ये लास्ट टॉपिक है, लिक्विड क्रिस्टल्स। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल्स जो है ये क्या होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं या ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं, ये हम सारा कुछ आज डिस्कस करेंगे। नॉर्मली जब सॉलिड्स के बारे में कहा जाता है ना, हम कहते हैं कि कोई भी सब्सटेंस अगर सॉलिड है तो सॉलिड्स जो होते हैं उनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। यानी अक्सर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स में भी मैं बात कर रही हूँ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। ठीक है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, यानी जैसे ही वो मेल्टिंग पॉइंट रीच करता है सारे का सारा लिक्विड जो है वो मेल्ट होके लिक्विड बना देता है, सारे का सारा सॉलिड जो है वो मेल्ट होके लिक्विड बना देता है। ठीक है, और यानी क्या होता है कि जब उनका मेल्टिंग पॉइंट सपोज करें किसी भी जैसे आइस है आपके पास, ठीक है, आइस जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री C। ठीक है, 0 डिग्री C पर जब ये रीच करता है ना टेम्परेचर, हम इसको हीट कर रहे होते हैं नीचे से, तो जब हम इसे हीट कर रहे होते हैं तो टेम्परेचर 0 यानी पहले 0 डिग्री C ना, हम इसे हीट करेंगे तो फिर ये पानी बनाएगा ना, तो ये पानी बनाना शुरू करता है। लेकिन आप उस पानी के अंदर जब थर्मोमीटर रखते हैं तो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री C से राइज़ नहीं कर रहा होता जब तक कि तमाम आइस जो है वो लिक्विड वाटर के अंदर चेंज ना हो जाए। और जब सारी आइस वाटर में चेंज हो जाती है फिर जाकर उसके वाटर का जो टेम्परेचर है ना वो राइज़ करना शुरू करता है। जितनी देर आइस को वाटर में चेंज होने में लगती है उतनी देर तक उसका टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री C ही रहता है, नीचे से हम जितना मर्जी उसको हीट करते रहें। समझ आ गई बात की। ये एक मैंने बात की है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का शॉर्प मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री C, वहाँ पर आकर वो सस्टेन करता रहा है, हालांकि हम नीचे से हीट प्रोवाइड करते जा रहे हैं जब तक कि तमाम आइस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी, लिक्विड वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो इससे अब लिक्विड क्रिस्टल जो है इसका इस शार्प मेल्टिंग पॉइंट वाले पॉइंट के साथ क्या ताल्लुक है वो हम डिस्कस करते हैं अभी। इसलिए मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी बताती हूँ। 1888 में एक साइंटिस्ट था, नाम है उसका जनाब फ्रेडरिक राइंडजर। ठीक है, ये कौन था भाई? ये ऑस्ट्रियन बॉटनिस्ट था। ऑस्ट्रिया एक कंट्री है और उसमें बोटैनिकल गार्डन या बॉटनी पढ़ने वाला एक बोटैनिस्ट था। ठीक है, ये स्टडी कर रहा था एक केमिकल को। उस केमिकल का क्या नाम है भाई? ये जिस केमिकल को स्टडी कर रहा था उस केमिकल का नाम है कोलेस्ट्राइल बेंजोएट। ये इस कंपाउंड को ना, इस केमिकल कंपाउंड को वो ना स्टडी कर रहा था। ठीक है, अब इसको स्टडी के दौरान जब वो इसे स्टडी कर रहा था उस दौरान उसने इसको मेल्ट करने की कोशिश की है, चूँकि सॉलिड होता है। उसने इसे मेल्ट करने की कोशिश की तो मेल्टिंग पॉइंट का एक प्रॉपर अपरेटस होता है, उसके अंदर ग्लास की ट्यूब के अंदर हम डाल के कंपाउंड तो रखते हैं। एक हमारे पास कह लें कि एक आईना सा होता है जिसके अंदर से हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंट की, वो नज़र आ रहा होता है हमें मेल्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। वो जब इसका मेल्टिंग पॉइंट चेक कर रहा था या इसको मेल्ट करने की ट्राई कर रहा था तो उसने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि ये जो सॉलिड था जब उसको मेल्ट करना उसने स्टार्ट किया तो ये ऑलमोस्ट कह लें आपके 145 डिग्री C जब इतना टेम्परेचर हुआ ना तो कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट जो है इसने एक स्टेट बनाई जिसे आप कह सकते हैं कि मिल्की लिक्विड या टर्बिड लिक्विड। मिल्की लिक्विड, टर्बिड लिक्विड यानी जो जिस तरह से आप कह लें कि सॉलिड लिक्विड के अंदर डिजॉल्व नहीं हुआ हुआ छोटी छोटी नीडल्स हमें नज़र आ रही होती हैं। तो इस तरह का प्रोसेस, इस तरह का जो फिनोमेना होता है उसका हम कहते हैं कि वो मिल्की लिक्विड है, यानी उसके अंदर थोड़ा सा ना मिल्की अपीयरेंस आ गया, टर्बिड सोल्यूशन बन गया। ठीक है, अब वो जो 145 डिग्री C पर उसकी ये कंडीशन हुई, फिर उसके बाद आफ्टर पासिंग दिस टेम्परेचर, जब टेम्परेचर रीच किया 179 डिग्री C पर, तो उस टाइम पर जाकर वो क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। क्लियर लिक्विड का मतलब क्या है कि पहले जो मिल्की उसके अंदर नेचर आ रही थी, टर्बिडिटी आ रही थी, मिल्की लिक्विड या टर्बिड लिक्विड, वो जो टर्बिडिटी उसके अंदर आ रही थी या मिल्की अपीयरेंस आ रही थी वो बिल्कुल क्लियर हो गई और 179 टेम्परेचर पहुंचते ही वो जो है ना क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ये फिनोमेना पहले कभी नज़र नहीं आया था। वो बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा कि ये क्या चीज़ है, मतलब मैं तो क्या कर रहा हूँ, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा हूँ और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। उस मेल्टिंग पॉइंट पे जब हम रीच करते हैं तो वो सारे का सारा सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज होकर क्लियर लिक्विड ही बनाता है, दरमियान में ऐसी कोई चीज़ तो नहीं आती है जो मिल्की लिक्विड आ रहा है। व्हाट इज़ दिस देन? तो फिर उसके बाद उसने ये कहा कि उसने फिर ना वो जो मिल्की स्टेट बनी ना उसने उसको ऑब्ज़र्व करना शुरू किया। ठीक है, और उसने कहा कि ये ना तो प्योर लिक्विड है क्योंकि टर्बिड है, ना तो प्योर लिक्विड है ना ही सॉलिड है, ये लिक्विड और सॉलिड के दरमियान की कोई स्टेट है। ठीक है, तो ये ना प्योरली लिक्विड होता है ना प्योरली सॉलिड होता है। तो इस स्टेट को उसने कह दिया कि ये स्टेट जो है ना ये इसकी लिक्विड
क्रिस्टल्स की स्टेट है। अब लिक्विड में लिक्विड क्रिस्टल्स क्यों कहा उसने? लिक्विड इसलिए कि वो फ्लो करता है, फ्लो कर रहा था, यानी वो जो मिल्की लिक्विड बना था ना, लिक्विड का वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना, इसका मतलब है फ्लोइंग एबिलिटी थी उसके अंदर, बहने की एबिलिटी थी। सॉलिड तो नहीं फ्लो कर सकता, फ्लो तो कर सकता है लिक्विड या गैस, ठीक है, कोई भी फ्लूइड कह सकते हैं आप। तो ये जो लिक्विड क्रिस्टल मिल्की अपीयरेंस टर्बिड सोल्यूशन बना था, टर्बिडिटी जो उसके अंदर आई थी, ये क्या कर रहा था कि इसके अंदर फ्लोइंग एबिलिटी थी, फ्लो करता था, यानी लिक्विड की एबिलिटी है। और लिक्विड की जो बाकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं ना, जैसे लिक्विड के अंदर एक करेक्टरिस्टिक होती है कि ये जनाब इसकी वो स्पेसिफिक सरफेस टेंशन होती है। सरफेस टेंशन जो है ना, ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है, ठीक है। स्पेसिफिक सरफेस टेंशन होती है। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी यानी गाढ़ापन, विस्कोसिटी की भी उसके अंदर मौजूद थी, ठीक है। और इसके अलावा बाकी जो लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह, ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है ना, वो उसके अंदर मौजूद थी उस लिक्विड सोल्यूशन के अंदर। ये जो यहाँ पर हमने देखा ना कि ये जो मिल्की लिक्विड बना है, लेकिन उसके अंदर उसने एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखी कि वो जब उस मिल्की लिक्विड को स्टडी कर रहा था, तो उसने देखा कि वो लिक्विड की प्रॉपर्टीज सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को तो होल्ड कर रहा है, लेकिन अलॉन्ग विद दिस उसके अंदर एक और टाइप की प्रॉपर्टी है कि वो लाइट को रिफ्रैक्ट कर रहा है। लाइट को रिफ्रैक्ट कौन करता है? सॉलिड क्रिस्टल्स ही करते हैं ना, ठीक है। यानी क्रिस्टलाइन बिहेवियर जहाँ पर हो, वही रिफ्रैक्शन वगैरह करते हैं, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और इस तरह की प्रॉपर्टीज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो है ना, एक टाइप के क्रिस्टल्स भी मौजूद थे, ठीक है। और वो क्रिस्टल्स जो थे वो ना तो प्रॉपरली सॉलिड थे, ना ही लिक्विड थे, ठीक है। लिक्विड और सॉलिड के दरमियान की कोई स्टेट थी, यानी वो जो लिक्विड फ्लो कर रहा था ना, उसके अंदर उसे क्रिस्टल्स की तरह लाइट रिफ्लेक्टिंग, यानी चमकती चमकती कोई छोटी छोटी क्रिस्टल्स की तरह की चीज़ नज़र आई। उसने कहा कि ये क्या है, मैंने तो एक ही कंपाउंड डाला था और वो था कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट, ठीक है। उसके अंदर तो कोई इम्प्योरिटी मैंने डाली नहीं थी। तो फिर ये क्या हुआ है कि वो पहले मिल्की लिक्विड में चेंज हुआ है, वो ना तो प्योरली लिक्विड बनाया है उसने, ना प्योरली सॉलिड बनाया है, और आफ्टर रीचिंग दिस टेम्परेचर 179 उसने क्लियर लिक्विड बना दिया। लेकिन वो जो दरमियान की स्टेट है 145 डिग्री सी वाली स्टेट, इस पर ये क्रिस्टल्स क्यों शो कर रहा है? पहली बार ऐसा हुआ कि इस पहली मरतबा हम लोगों ने ऐसा कोई कंपाउंड देखा, इसने फ्रेडरिक राइंसर ने, कि ये जो एक लिक्विड की एबिलिटी भी है और क्रिस्टल्स की एबिलिटी भी है। तो इस वजह से उस सोल्यूशन को, वो जो मिल्की लिक्विड था, उसको उसने कह दिया कि ये लिक्विड, ये जो ये क्या है जनाब, लिक्विड क्रिस्टल्स हैं, ठीक है। फिर उसने इसकी प्रॉपर डेफिनेशन दी, ठीक है। तो हम इसको अब डिफाइन करते हैं। डिफाइन किस तरह से करेंगे? हम कहेंगे द टर्बिड लिक्विड फेज, टर्बिड लिक्विड फेज दैट एग्जिस्ट इन बिटवीन, जो कि मौजूद होती है इन बिटवीन the melting and the clearing temperature is called a liquid crystal. लिक्विड क्रिस्टल स्टेट या सिंपल लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। इसको आपने अपने माइंड में रखना है। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि वो जो स्टेट होती है ना, प्योर क्रिस्टल जहाँ मौजूद होता है, वो आता है लिक्विड क्रिस्टल की फॉर्म में, यानी ये सॉलिड है ना, लिक्विड क्रिस्टल पहले बनाता है, फिर लिक्विड क्रिस्टल जो होता है वो प्योर लिक्विड बनाता है, ठीक है। यानी कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली क्रिस्टल से लिक्विड में नहीं चले जाते, वो पहले उस टर्बिड स्टेट में जाते हैं, फिर उस टर्बिड स्टेट से वो क्लियर लिक्विड में जाते हैं, ठीक है। समझ आ गई बात की? अच्छा, अब मैंने इसकी डिस्कवरी भी आपको बता दी कि ये 1888 में ये फ्रेडरिक राइंसर ने डिस्कवर किया था, ठीक है। अब आगे मैंने आपको इसकी करैक्टरिस्टिक्स भी बता दी हैं कि लिक्विड की तमाम प्रॉपर्टीज़ भी रखता है, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सेट्रा। और जो इसकी सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ लाइक क्रिस्टल, इसमें ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है लाइट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ ये बिल्कुल वैसे ही रखता है जैसे सॉलिड्स की होती हैं, ठीक हो गया। अच्छा, आगे हम ये कहते हैं कि एक मज़ीद चीज़ उसने बताई इसके अंदर कि ये जो होते हैं ना लिक्विड क्रिस्टल्स, ये लिक्विड क्रिस्टल्स जो होते हैं इनके अंदर दो तरह की एबिलिटीज़ होती हैं। एक होती है आइसोट्रॉपिक, यानी सॉलिड्स के अंदर ना दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक आइसोट्रॉपिक और एक एन आइसोट्रॉपिक। जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं ना, यानी जो क्रिस्टल होता है ना, इसके अंदर दो एबिलिटीज़ होती हैं, या तो ये आइदर ये आइसोट्रॉपिक हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ये एन आइसोट्रॉपिक हो सकते हैं। आइसोट्रॉपिक वर्ड का मतलब क्या है? आइसोट्रॉपिक वर्ड का मतलब मैं आपको बता देती हूँ कि ये होता है, हम कहते हैं कि हैविंग सेम प्रॉपर्टीज़ इन ऑल डायरेक्शंस, ये मतलब है इसका, सेम प्रॉपर्टीज़
इन ऑल डायरेक्शंस। और एनआइसोट्रॉपिक वो होते हैं जिनकी कुछ डायरेक्शनल यानी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ को हम आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़ और एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, जिसमें तमाम एक ही प्रॉपर्टी जो है वो तमाम डायरेक्शंस में एक जैसी ना हो उसे हम एनआइसोट्रॉपिक कहते हैं, जिसमें एक प्रॉपर्टी तमाम डायरेक्शंस में एक जैसी हो उसे हम आइसोट्रॉपिक कहते हैं। तो लिक्विड क्रिस्टल्स जो होते हैं ना ये आइसोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है हो गया, आइसोट्रॉपिक होते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि इलास्टिक होते हैं, तमाम डायरेक्शंस में एक जैसी इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। फिर उसने बताया कि इसकी टाइप्स, लिक्विड क्रिस्टल्स की टाइप्स जो हैं वो कितनी होती हैं, ये 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट टाइप है इसकी निमेटिक, ये आपने सिर्फ याद रखनी है ये वाली टाइप्स, ये क्या चीज़ें हैं किस तरह से हैं, ये हम इस ये चूँकि थोड़ा टेक्निकल है ये हमारे कोर्स में भी नहीं है तो इसलिए हम इनकी डिटेल वगैरह नहीं पढ़ेंगे। निमेटिक, सिमेटिक एंड कोलेस्ट्रिक, ये 3 तरह की इसकी टाइप्स होती हैं, ठीक है, ये लिक्विड क्रिस्टल्स की, ठीक हो गया। उसके बाद हमने ये ऑब्जर्व किया कि कौन से सॉलिड्स हैं, यानी हम कुछ सॉलिड्स की बात कर रहे थे ना जो शार्प मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं, वो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। अब उसके अंदर में पता चला कि ये लिक्विड क्रिस्टल्स को किस तरह के जो सॉलिड्स होते हैं वो बनाते हैं। तो इसमें ऑब्जर्व किया गया कि वो सॉलिड्स जो जिनके अंदर रॉड लाइक या नीडल लाइक पार्टिकल्स अटैच होते हैं, लॉन्ग रॉड लाइक मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, वो लिक्विड क्रिस्टल्स बनाते हैं, ठीक है। नॉर्मल लिक्विड फेज़ के अंदर ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये रैंडम डायरेक्शन में अरेंज हुए होते हैं और लिक्विड क्रिस्टल के अंदर इनकी थोड़ी सी अरेंजमेंट होती है और सॉलिड स्टेट में ये प्रॉपरली अरेंज होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, आगे ये जो 1888 के बाद फ्रेडरिक ने जब ये सारा काम डिस्कवर किया, इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह, इसकी डेफिनेशन, इसकी टाइप्स वगैरह देखी, 30 साल तक इस लिक्विड क्रिस्टल के बारे में जो है ना क्यूरोसिटी रही, यानी तजस्सुस रहा लोगों को कि ये क्या चीज़ है, क्यों इस तरह से बनता है। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी कि ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं और लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर ये वाली होती हैं, और ये कौन से सॉलिड्स देते हैं जो लॉन्ग रॉड लाइक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ऑब्जर्व किया कि ये जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं ना इनके यूजेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, डेली लाइफ के अंदर लिक्विड क्रिस्टल के यूजेस बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले हम इसे कह सकते हैं कि ये जो लिक्विड क्रिस्टल ना इसका सबसे पहला जो यूज़ है, ये जो पॉइंट्स लिखे हैं इनकी मैं आपको हेडिंग बता देती हूँ। सबसे पहला पॉइंट आपकी बुक में जो लिखा हुआ है इसकी आप हेडिंग दें एज अ टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर का मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर में डिक्रीज़ होगा इंक्रीज़ होगा उसको पता चल जाएगा, सेंस कर देगा। और किस तरह से सेंस करेगा, देखें हमारे पास सपोज करें कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ पर मौजूद है लिक्विड क्रिस्टल का सोल्यूशन मौजूद है, यानी जो मिल्की लिक्विड सोल्यूशन होता है उसके अंदर आपको पता है कि थोड़ी बहुत अरेंजमेंट जो है वो मौजूद होती है, इस तरह से एटम्स मौजूद होते हैं, ठीक है, और ये उनके क्रिस्टल्स हैं। लाइट जब आती है ना, लाइट आके फॉल करती है इन क्रिस्टल्स के साथ, तो इससे रिफ्रैक्शन भी हो सकती है, रिफ्लेक्शन भी हो सकती है, ये बैक भी जा सकती है, आगे भी पास कर सकती है। तो बैक जो लाइट जाती है ना अपनी वेवलेंथ की वजह से वो शो करती है कलर, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि ये लिक्विड होता है अरेंजमेंट थोड़ी सी चेंज भी हो जाएगी, फिर वही लाइट जब हम फॉल करते हैं तो वो किसी और डायरेक्शन में जाती है और कोई और कलर प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट का चेंज आना है ना लिक्विड में, ये होता है ड्यू टू टेम्परेचर, यानी इसमें जो अरेंजमेंट हमें नज़र आ रही है क्रिस्टल्स की, अरेंजमेंट चेंजेस ड्यू टू टेम्परेचर। और टेम्परेचर की वजह से जब अरेंजमेंट चेंज होती है तो इंटरस्टिशियल स्पेसेस भी चेंज हो जाती हैं। अब जो लाइट आएगी ना वो पहले यहाँ से जाके यूँ जा रही थी, अब जो लाइट आएगी टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर ये कह लें कि ज़्यादा डिफरेंस हो गया, ये वेवलेंथ का डिफरेंस है। अब जो आएगी वो यहाँ से जब जाएगी ना तो फिर ये वाला डिफरेंस ज़्यादा है, ये डिफरेंस कम है, इसका कलर डिफरेंट होगा, ये C1 कलर देगा, ये C2 कलर देगा। और जैसे ही हम इस सिमिलर टाइप की लाइट को फॉल करते हैं, पहले टेम्परेचर हम रखते हैं सपोज कर लें कि यहाँ पर था टेम्परेचर 50 डिग्री C, यहाँ पर टेम्परेचर हमने कर दिया 70 डिग्री C। 50 डिग्री C में इंटरस्टिशियल स्पेस इतनी थी, 70 डिग्री C में इंटरस्टिशियल स्पेस जो है वो ज़्यादा हो गई है, इंटरस्टिशियल स्पेस। तो पहले कलर और था फिर कलर और हो गया। यानी अगर आपकी बॉडी में कहीं पर टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि लिक्विड क्रिस्टल उसको सेंस कर लेगा। आपके बाजू की एक साइड पर लेस टेम्परेचर है, दूसरी साइड पर ज़्यादा टेम्परेचर है, यहाँ कलर और शो करेगा लिक्विड क्रिस्टल और यहाँ पर कलर और शो करेगा, ठीक है। तो ये जो हमें नज़र आता है ना, इसमें हम ये कहते हैं कि ये टेम्परेचर सेंसर के तौर पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। कि जहाँ कहीं टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, हम अगर कहीं रिएक्शन कर रहे हैं वहाँ पर हम इसे लगा देते हैं, या अगर ये कलर में चेंज शो करेगा तो हमें पता चलेगा कि रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो गया, तो हम उसको उस हिसाब से दोबारा से सेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। सेकेंड इसकी जो यूज़ है वो होता है इन पोटेंशियल फेलियर एज रूम थर्मोमीटर्स। हम इसे कहते हैं कि एज रूम
थर्मोमीटर्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। रूम थर्मोमीटर्स कौन से होते हैं कि हमने कमरे के अंदर लगा दिया, भाई हमें कमरे का टेम्परेचर पता चलता रहता है उससे, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि पॉइंट, बाज़ वक़्त ऐसा होता है ना कि लाइट कहीं ज़्यादा हो जाती है, कहीं कम हो जाती है। जैसे आप अगर गीले कपड़ों के साथ जाकर प्रेस करेंगे तो बाज़ वक़्त अगर उसकी तार कहीं से नंगी है तो आपको शॉर्ट ये नहीं पड़ सकती है ना। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो फ़ौरन से जो आपका आपने लगाया होता है ब्रेकर वो बंद हो जाता है, ठीक है। तो बाज़ औक़ात ब्रेकर्स वगैरह नहीं लगाए होते, वहाँ पर रूम थर्मोमीटर्स लगाए होते हैं। जैसे ही इस तरह का कोई सीन होने लगेगा वहाँ पर उसका टेम्परेचर जो है वो चेंज होगा। टेम्परेचर चेंज होगा तो फ़ौरन से लिक्विड क्रिस्टल का कलर चेंज हो जाएगा। कलर चेंज होगा तो हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर जनाब टेम्परेचर पहले कम था अब ज़्यादा हो गया, या पहले ज़्यादा था अब कम हो गया। इस तरह की सारी चीज़ें हमें इससे पता चल जाएंगी, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस में जितना भी चेंज आता है वो रूम थर्मोमीटर जो हैं वो सेंस कर लेते हैं, ठीक हो गया। थर्ड इसका जो यूज़ है वो है इन मेडिकल डायग्नोसिस। जैसे आपने ऊपर पहला पॉइंट पढ़ा कि ये टेम्परेचर सेंसर के तौर पे यूज़ होते हैं, इसी चीज़ को हम आगे लेके चलेंगे मेडिकल डायग्नोसिस में। कहाँ, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी के किसी पार्ट में कैंसर अगर हो गया, खुदा ना खास्ता किसी पेशेंट के किसी बॉडी पार्ट में कैंसर है, तो कैंसरस सेल्स जो होते हैं ना उनका टेम्परेचर हमेशा हाई होता है। वो बॉडी का वो पार्ट जहाँ पर कैंसर है ना, या ट्यूमर है या कोई गिल्टी वगैरह है, उसका टेम्परेचर हमेशा इंक्रीज़ होता है या टेम्परेचर हमेशा उसका हाई होता है। हम क्या करते हैं कि वो जहाँ पर हमें शक है उस जगह के ऊपर हम क्या करेंगे कि लिक्विड क्रिस्टल लेंगे, उस लिक्विड क्रिस्टल यानी लिक्विड है उसकी एक पेस्ट बना के हम लगा देंगे उस जगह के ऊपर, और जिस जगह पर वो ट्यूमर या अनआइडेंटिफाइड या अनडिटेक्टेड कैंसर मौजूद होगा वहाँ से लिक्विड क्रिस्टल का कलर चेंज हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि बॉडी के इस पार्ट में इस जगह पर कैंसरस सेल्स मौजूद है, इस जगह पर जो गिल्टी है वो मौजूद है, या इस जगह पर जो ट्यूमर है वो मौजूद है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको डायग्नोसिस के लिए या तशख़ीस करने के लिए टिश्यूज़ के अंदर कहीं कैंसर तो नहीं है तो उसको हम कर सकते हैं। पहले शुरू में जो ब्रेस्ट कैंसर वगैरह होता था उसकी डिटेक्शन के लिए हम लोग ये लिक्विड क्रिस्टल ही यूज़ करते थे। तो वो जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता था ना, वहाँ पर वो जहाँ पर ट्यूमर होता था वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता था। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो लिक्विड क्रिस्टल है वो ब्लू कलर शो करता था, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता था कि ब्रेस्ट की इस पार्ट के अंदर जो कैंसरस सेल है वो मौजूद है, ठीक है। फोर्थ इसका जो यूज़ है वो है जनाब इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में कहाँ ये यूज़ होता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में आपको पता है ना कि ये क्या होते हैं। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हो गए, मोबाइल्स हो गए आपके, ये जो आपके हाथ में पकड़े हुए हैं मोबाइल जिनसे आप ये वीडियो वगैरह देख रहे हैं, ठीक है। ये हो गए रिमोट्स हो गए, डिजिटल वॉचेस हो गई। डिजिटल वॉचेस कौन सी होती हैं आप जानते हैं, मोबाइल भी उसके ऊपर यानी कॉन्टैक्ट्स वगैरह भी उसके अंदर होते हैं, या ये जो हमें डिजिट्स में नज़र आ रही होती है ना टाइम वगैरह उसके ऊपर, वो वाली वॉचेस हो गई, ठीक है। इसके अलावा कैलकुलेटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में कैलकुलेटर्स भी आ रहे हैं, ठीक है। लैपटॉप्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो कैलकुलेटर्स, लैपटॉप्स और ये डिजिटल वॉचेस और बाकी जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं मोबाइल्स वगैरह, इसमें आपको पता है कलरफुल आजकल मोबाइल, ये जो टच स्क्रीन मोबाइल यूज़ होते हैं इसमें, और ये जो टीवी वगैरह होता है इसमें भी तो आपको पहले शुरू के ज़माने में जनाब ये ब्लैक एंड वाइट होते थे, अब कलर्ड होते हैं। ये जो कलर्स डिफरेंट आते हैं ना, ये बेसिकली टेम्परेचर सेंसर जिसके अंदर डिफरेंट लगे होते हैं और उसके अंदर हमने लिक्विड क्रिस्टल के पेस्ट को यूज़ किया होता है, ठीक है। उसकी थोड़ी सी कह लें कि थिक सी पेस्ट बना के उसको हमने यूज़ किया होता है, ठीक है। और ये जो डिवाइसेस होते हैं ना, ये बेसिकली टेम्परेचर, ये जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं टेम्परेचर, प्रेशर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स में डिफरेंस की वजह से हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसके अंदर यही सारी चीज़ें ऑपरेट हो रही होती हैं, टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है, प्रेशर चेंज हो रहा होता है, और ये आपने देखा ज़्यादातर आप जब मोबाइल यूज़ करते हैं तो गर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें टेम्परेचर, प्रेशर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स वगैरह यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है। और ये जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं ये उसके मॉलिक्यूल्स को होल्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। और वो मॉलिक्यूल्स की पोजीशन जब चेंज होती है, कलर्स वगैरह चेंज होते हैं, और ये सारा प्रोसेस उसमें चल रहा होता है। इसके अलावा फिफ्थ इसका यूज़ है एज अ सॉल्वेंट, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी आप लोगों ने ना चैप्टर 2 में पढ़ा है, इसी ये जो बुक आपने पढ़ी है ना केमिस्ट्री की, इसी के चैप्टर 2 के अंदर क्रोमेटोग्राफी आपने पढ़ी है कि इसमें हम सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं, अल्कोहल्स वगैरह, एथेनॉल और एसिड वगैरह, इस तरह की चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं उसके एज अ सॉल्वेंट। तो एज अ सॉल्वेंट हम लिक्विड क्रिस्टल को भी यूज़ कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी के अंदर, ठीक है। और 6 वाला जो इसका यूज़ है वो है ऑसिलोग्राफ्स और टीवी डिस्प्लेज में। ऑसिलोग्राफ बेसिकली क्या होते हैं, ऑसिलोग्राफ्स जो होते हैं ना वो क्या चीज़ें होती हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो होती है ना, आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट अल्टरनेटिंग भी होती है और डायरेक्ट करंट भी होती है, ये फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हैं, चैप्टर पार्ट 2 में शायद पढ़ेंगे। तो ये जो इसके अंदर क्रस्ट ट्रफ्स ये आ रहे हैं ना, इसको डिटेक्ट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है ना वो ऑसिलोग्राफ होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट्स के अंदर जो ऑसिलेशंस है ना
टू फ्रो उनको मेजर करने के लिए ऑसिलोग्राफ्स यूज़ होते हैं, और टीवी के डिस्प्ले के अंदर भी ये चीज़ें सारी यूज़ होती हैं, ठीक है। तो ये तमाम ये जो 3 से 4 5 से 6 टाइप के यूजेस हैं, ये होते हैं इसके लिक्विड क्रिस्टल के यूजेस, ठीक है। डेली लाइफ के अंदर हमने क्या पढ़ा है अभी तक? हमने लिक्विड क्रिस्टल्स जो हैं उसके बारे में पढ़ा है कि वो बेसिकली क्या होते हैं, ठीक है। उनकी डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी है यहाँ पे, उसकी डिस्कवरी हमने सारी पढ़ी है। फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ हमने देखी हैं कि लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। फिर हमने उसकी टाइप्स पढ़ी हैं, नेमेटिक, सिमेटिक, कोलेस्ट्रिक। फिर हमने उसके यूजेस पढ़े हैं। ये टॉपिक बेटा, ये लिक्विड क्रिस्टल्स वाला टॉपिक हाईली इम्पॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये पेपर में आ जाता है, इसके यूजेस तो लाजमी तौर पे आ जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो आपने सारे लिखने हैं, शॉर्ट में आए तो आपने उस हिसाब से लिखने हैं, 1 या 2 जितने भी वो कहेगा। टाइप्स पूछ सकता है आपसे, डेफिनेशन पूछ सकता है, डिस्कवरी पूछ सकता है, सारा कुछ पूछ सकता है। इसके साथ ही आज हमारा जो लिक्विड्स का पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। और कल से इंशाल्लाह हम सॉलिड्स का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। बाकी आप लोगों के पास कोर्स आउटलाइन तो मौजूद होगी, आप उसके अंदर से देखिएगा कि कौन कौन सा कंटेंट्स जो है सॉलिड्स के अंदर मौजूद, कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है। अगर तो सारा तो फिर हम सारा करेंगे, अगर कुछ छोड़ा हुआ है तो फिर हम उस हिसाब से छोड़ देंगे, ठीक हो गया। ओके गर्ल्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।